Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. जी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है टुडे उसके एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिस में हम ये वाले जो एरियाज हैं इन पर अपना फोकस रखेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो किस तरह से हम इस लेक्चर को डील करते हैं। ऐसे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसके साथ साथ आपको जो है क्रिटिकल अप्रोच आपकी उसको डेवलप किया जाएगा और आर्गुमेंट बिल्डिंग जो है जो कि ऐसे के अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। एंड टुडे इज 13th of January 2024 और इन सारे एरियाज को हम कैसे करेंगे, इन एडिटोरियल्स को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इन एडिटोरियल्स के अंदर जो डाटा इससे रिलेटेड होगा वो आपके साथ जो है डिस्कस किया जाएगा। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज 1, 2 एंड 3। ये 3 एडिटोरियल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट पेपर से लिंक करते हैं। इसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे आपकी जुडिशरी को, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे इकोनॉमी को, एंड दैट इज ग्लोबल इशू जो चल रहा है गजा को लेकर, जो अमेरिका ने और यूके ने मिलकर जो अटैक किया है यमन के ऊपर, हुतीस के ऊपर, इसके अंदर उसको एनालिसिस किया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी ये वाला जो एरिया है ये है ओपिनियंस का। इसके अंदर जो है हम 4 ओपिनियंस डेली बेसिस के ऊपर जो है इनको डिस्कस करते हैं। बट फॉर दिस ये 4 मिनी ऐसे आप समझ लें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। बस इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। और रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले भी मैं बताता हूँ बाय नेम है। इसकी जो प्राइस होगी इस ओपिनियन के लेक्चर की दैट इज लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर। सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ, न्यूज़पेपर की जो आप पेमेंट करते हैं उससे भी कम प्राइस पे ये आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो है वो है इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। शॉर्ट ऐसे जो है उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। शॉर्ट ऐसे आपको टॉपिक दिया जाता है, आप उसको लिख के पीडीएफ के अंदर भेजते हैं। कंसर्न जो भी बंदा है वो उसको क्या करता है, प्रिंट करके दे देता है, उसको चेक किया जाता है और दोबारा से आपको जो है वो स्कैन करके वापस भेज दिया जाता है विद फीडबैक। उसमें इवैल्यूएशन करके आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट करके आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सबको बता दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जो है ना ये दोनों चीजें बहुत मच वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो ये जो आपकी एज जो है आर्गुमेंट बिल्डिंग और क्रिटिकल अप्रोच जो इस तरह के लेक्चर्स में आपकी होगी, और दूसरा जो है ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस। राइटिंग की प्रैक्टिस से बगैर जो है ना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम्स को पास करना, खास तौर पर जो ऐसे का एग्जाम है। तो इस लेक्चर के पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा। लेक्चर जो टुडे है इसका पीडीएफ, टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। कोई कमेंट, आप कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। चैप्टराइजेशन 3 चैप्टर इसके बना दिए जाएंगे, 3 एडिटोरियल्स टाइमलाइन के मुताबिक। और बाकी ये वाला काम बिंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम आपने हमको सपोर्ट करना है, कमेंट करके फीडबैक आपने जरूर देना है, ठीक है, और साथ में इसको शेयर भी करना है। एंड टुडे क्वेश्चन के अंदर जी क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हु इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राइट नो। करंटली कौन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, ये आपने देखकर बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि इसके ऊपर आज हमारी डिबेट होने जा रही है आगे एडिटोरियल के अंदर। फर्स्ट जी जियोपॉलिटिकल इशू है यम अटैक ऑन यमन। क्या हुआ इसके अंदर, क्या कहता है? ये हुआ जी, ये सारे के सारे आपके जो ओपिनियन इस एडिटोरियल का क्रक्स है, ठीक है। क्रक्स क्या है? गजा के अंदर जंग लग जाती है, ठीक है, तो जो यमन में हुतीज हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इस जंग को बंद कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम भी रिस्पॉन्स देंगे। तो जंग बंद नहीं इसराइल करता, तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। रेड सी के अंदर जो भी शिप्स हैं इसराइल के जो जाते हैं ट्रेड के लिए, या ऐसे दूसरे वो वाले स्टेट्स जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, यूएसए या दूसरी वेस्टर्न स्टेट हैं, तो उनके जो शिप्स हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया तो यूएसए ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, यूएसए ने और यूके ने इन्होंने अटैक कर दिया यमन के ऊपर। अब मामला तो सीधा सा है,
यमन ये कहता है कि आप लोग गजा की वार को बंद कर दें, तो ये यूएसए जो अगर कहे इसराइल को कि बंद कर दो तो बंद हो जाती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बजाय गजा की वार बंद करवाने के इन्होंने रिस्पॉन्स करके यमन के ऊपर अटैक कर दिया। सो दैट इज द होल पिक्चर ऑफ दिस एडिटोरियल। अब आगे आपको बताते हैं जी मैप के थ्रू। ये है रेड सी। अब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ मिडल ईस्ट का एरिया, अब समझ ले कि यहाँ पर जो जंग जो है ना, सॉरी ये ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ तक, यहाँ पर जो है सारी लड़ाई जो है अब शुरू हो रही है। यहाँ पर अमेरिका जो है वो बैठा है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये मेक्सिको है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह, ठीक है। ये अफ्रीका है आपका, ये यूरोप है, ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। और अब यहाँ पर जो है ये जंग होने जा रही है। ये देखें आप मैप। अब होता क्या है, वही बात जो मैंने आपको पहले अल्फाज में बताई, अब आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पर है क्या, गजा और इसराइल, यहाँ पर अटैक होता है, और ये यमन है। यमन के कुछ एरिया के अंदर यहाँ पर हुतीज हैं। अब हुतीज ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ से ये पर्शियन गुल्फ के थ्रू जो है ऑयल वगैरह जो है यहाँ से लेकर परचेज करके, ये स्विस कनाल है, इसके थ्रू फिर आगे सप्लाई है पूरी दुनिया को जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जंग रोकें, और उन्होंने यहाँ पर जो रेड सी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया इनके जहाज़ों के ऊपर। तो उसके रिस्पॉन्स में जो यूएसए है और यूके है, उन्होंने क्या किया, यमन के ऊपर अटैक कर दिया। तो इस तरह से अब ये जो जंग यहाँ पर थी, अब ये जंग यहाँ पर यमन तक आ गई है। अब इन हुतीज की पहले सऊदी अरेबिया के साथ जंग चल रही थी, जिसको चाइना ने सुलह करवा दी इनकी आपस में। लेकिन अब ये वाला जो ईरान है, ये क्या कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। किनको, इन यमन हुतीज को कहा जाता है, इसको भी ये सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ ये जहां पर जो ये जो एरिया है हमास वगैरह है, इसको भी सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली अब ये जो सऊदी अरेबिया है, और सॉरी इसराइल है, वो ईरान को अपना दुश्मन समझता है और अमेरिका भी समझता है। और यहाँ पर अफगानिस्तान और साथ पाकिस्तान और ये इंडिया है। ऊपर रशिया भी है, ठीक है। रशिया भी क्या कर रहा है, वो भी अल्टीमेटली आने वाले दिनों में इनको सपोर्ट करेगा, इसी तरह इनको सपोर्ट करेगा। इधर से अमेरिका और यूके जो है वो किसको सपोर्ट करेंगे, इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो इलाका है, ये क्या है, अब मैदान जंग बनने जा रहा है। जिस तरह से एक डर था, बात की जाती थी कि ये जो वार है गजा की, ये रीजनल लेवल पे ना फैले, तो रीजनल लेवल पे ये फैल चुकी है। अब नेक्स्ट जो चीज रह गई है वो है ग्लोबल लेवल के, क्या ये जंग ग्लोबल लेवल पे फैलेगी या नहीं फैलेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अब ये जंग वो नहीं बंद हो रही, तो फ्यूचर में भी इस आगे भी ये चल सकती है। और आगे मैं इसको और जो है खोल के बताऊं डीपली, तो ये है बाबल मंदीब, ये वाला एरिया। नेक्स्ट मैप से आप देख लें, ये है बाबल मंदीब। अब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है हूतीस के पास है, ठीक है, जो यमन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने अटैक किया बाबुल मंदीब के ऊपर, यहाँ पर, और ये रेड सी के अंदर जो भी जहाज आते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो ट्रेड करने वाले, उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है इन हुतीस ने यहाँ से। और ये आगे स्यूज कनाल है। अब असल में जो बात मैंने पहले भी कई महीने पहले भी आपसे डिस्कशन की थी और आपको बताया था, अब जो चाहते ये क्या है कि ये वाली जो स्यूज कनाल है ना, इसको भी कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, इसराइल वाले। और उसका हल ये है कि यहाँ से वो निकालेंगे गजा के साहब को, तो यहाँ जो ये गोलन हाइट्स हैं, यहाँ यहाँ पे ये वो भेज देंगे। ये वाला जो सनाई का एरिया, पता नहीं क्या इसका नाम था, इजिप्ट का जो पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है वैसे ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो उनको भेजेंगे। यहाँ से फिर जब वो फ्यूचर में जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है अफगानिस्तान की साइड से, तो यहाँ पर फिर ये लोग जो यहाँ पर जिनको दिक्का लगा के ये फेंक देंगे गजा वाले, तो फ्यूचर के अंदर ये भी रिस्पॉन्स करेंगे, अटैक करेंगे। तो यही बहाना बनाकर इसराइल दोबारा इनके ऊपर अटैक करेगा, और आस्ता आस्ता ये स्यूज कनाल जो है वो अपने अंडर उसको ले लेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होता है वो टूल वगैरह का और दूसरा भी। तो फिलहाल जो है सिचुएशन यहाँ तक जो है ये पहुंच चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारे की सारी क्लैरिटी होगी कि बाबल मंदीब कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, गुल्फ वदन कहाँ पे है, यमन कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया ये है, ये यूएई है, ये ईरान है, ये इराक है। और ये इस सारी के संग जो है किस तरह से ये सारी की सलारी जो फाइट हो रही है ये फैलने जा रही है। ठीक हो गया जी। इसके अंदर ये था इस वाले आपके एडिटोरियल के अंदर। इस सारी चीज को लेकर जो रशिया है उसने जो कहा है कि जो अमेरिका ने यहाँ पर ना, असल में लफ्ज यूज हो गया एंग्लो अमेरिकन वार। तो जब भी एंग्लो अमेरिकन का मतलब ये होता है यूएसए और यूके दोनों इकट्ठे, ठीक है।
ठीक है, एंग्लो अमेरिकन दोनों वर्ड्स के लिए होता है कि यूके और यूएस इकट्ठे, इन दोनों ने अटैक किया है यमन के ऊपर ना। तो इस रशिया ने क्या किया है, इसको कहा है कि ये इलीजिटिमेट है, गलत अटैक किया, इलीगल किया है। ईरान ने भी कंडेम किया, लेकिन जो अरब स्टेट हैं जो प्रो अमेरिकन हैं उन्होंने डिस्टेंस रखा है, वो कुछ भी नहीं बोली। लेकिन वो कहता है कि एक चीज जहन में रखनी है कि 9 साल से जो है इसराइल सऊदी अरेबिया के साथ हूतीस जो थे उनकी जंग चल रही थी ईरान के साथ मिलकर। ठीक है, कि ये जो हूतीस हैं जिनको आप बड़ा इजीली ले रहे हैं, ये पिछले 9 साल से किसके साथ लड़ाई जिनकी चल रही थी, इन हूतीस की, यमन की नहीं, हूतीस की, सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये तो अब थोड़ी देर सा पहले चाइना ने पिछले साल इनकी सुलह करवा दी आपस में, तो ये लड़ाई खत्म हो गई, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि ये जो फिर आने वाला काम है ये भी लंबा ही जाने वाला है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो पेपर पर्सपेक्टिव में ग्लोबल इशू है जी। गजा वार की एक नई डिमेंशन आपके सामने आ गई है कि किस तरह से ये रीजनल वार बनने जा रही है। अब अगली डिमेंशन ये है कि किस तरह से ये ग्लोबल वार में शिफ्ट हो सकती है। इस सारे सिनेरियो के अंदर के गजा में जंग हुई और अब ये यमन तक फैल गई है, तो इसके अंदर एक चीज नजर आती है कि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। दूसरा जो यूएनओ है उसका रोल, ओआईसी का रोल, अरब लीग का रोल, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रोल को क्या किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्या इसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ये इस जंग को रोक सकते, तो फिर इनका क्या मकसद है बातें करने के अलावा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म इनका होगा जो है इस चीज को लेकर के, ये जंग हुई, इतनी जगह जो है लोगों की डेथ्स हुई, तो क्यों नहीं ये इसको रोक सके, क्या इस काबिल नहीं है कि इसको रोक सकते। तो दैट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम पिछले कई महीनों से जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमने इसको मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर भी डिस्कस किया है। आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर सुने, दे विल हेल्प यू टू बिल्ड योर आर्गुमेंट्स। सो दैट इज ऑल इन दिस एडिटोरियल। शॉक एग्जिट, शॉक आपको पता है, जैसे शॉक एकदम से, एग्जिट निकल जाना, किसकी बात कर रहा है, इन दो बंदों की बात कर रहा है। ये आपकी रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, रेजिग्नेशन की बारिश होगी एकदम से, दो जो आपके बंदे हैं जो आपके जस्टिस हैं वो क्या हो गए हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और वन ऑफ देम वो है जो कि नेक्स्ट नंबर पे था, आपका चीफ जस्टिस जिसने बनना था आई थिंक सो अक्टूबर के अंदर, और उसने भी रिजाइन दे दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों ने रिजाइन दे दिया एकदम से, तो ये इसके अंदर वो डिस्कस करता है। तो कहता क्या है, इसका क्रक्स ये है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जज जो कि नेक्स्ट लाइन में था, चीफ जस्टिस बनने वाला था, उसने भी रिजाइन दे दिया है। उसका नाम था इजाजुल एहसन। एक और साथ में नकवी साहब, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अब ये क्या हुआ ऐसा, तो कहता है इसके रिजाइन से रिजल्ट्स क्या आएंगे कि बहुत से जो अहम केसेस हैं उनके वो पेंडिंग हो जाएंगे। अब उन अहम केसेस के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्या हुआ कि इतने पावरफुल अदारे के जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो कहता क्या, कहता ये इन्फ्लुएंस है जो कि सो कॉल्ड लाइक माइंडेड ग्रुप्स का है। यानी कि सो कॉल्ड लाइक माइंडेड ग्रुप, कोई वाजिया उसने किसी को ब्लेम नहीं किया कि इस अदारे की वजह से या इस चीज की वजह से इन लोगों ने रिजाइन दिया, बस उसने बात को गोलमोल ही किया है। और उसमें उसने यही कहा है कि सो कॉल्ड लाइक माइंडेड ग्रुप जो है उनकी उनका इतना इन्फ्लुएंस है, इतना असर रसूख है कि जनाब अली वो वाला बंदा जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाला था, जिसने अक्टूबर में बनना था, वो भी रिजाइन देकर चला गया है। और उससे वो क्या करा, क्या होगा कि डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके रिजाइन के वो हैं क्रूशियल केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं बिफोर इट, उसके ऊपर क्या होंगे इसके जो है, उन केसेस के ऊपर क्या होंगे इसके असरात जो होंगे। और एक चीज वो ऐड करता है कि जो इन केसेस के अंदर मिलिट्री ट्रायल जजमेंट भी शामिल है। ये जिस तरह से मिलिट्री जो है 9 मई के वाकयात के बाद जो है मिलिट्री ने क्या कहा था, हम जो है क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू। तो इस चीज को लेकर भी काफी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थी गहमा गहमी हुई थी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने करार दे दिया और कहा कि जिस एक्ट के तहत ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जा रही हैं वो एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह की जजमेंट्स जो आ रही थी, तो उस वजह से जो पाकिस्तान की जुडिशरी है और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान काफ़ी जो है खिंचाव था। अब उस खिंचाव का रिजल्ट आपके सामने आ गया है, दो मेन जो आपके जजेस थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। आगे वो एक और बात करता है कि मैनी अ चीफ जस्टिस हैज इन द पास्ट, के माजी के अंदर जो काफ़ी ऐसे चीफ जस्टिस गुजरे हैं जो प्लेड पॉलिटिक्स
और रन द जुडिशरी एज एटोक्रेट, कि वो जो पॉलिटिक्स खेलते थे और एटोक्रेट की तरह से जुडिशरी को चलाते थे, यानी कि फुल पावर का इस्तेमाल करते थे, बेंचेस बनाते थे अपनी चॉइस के, और साइडलाइन जजेस हु डिसएग्री, और उन जजेस को जो उनके साथ डिसएग्री करते थे उनको साइडलाइन कर देते थे। लेकिन वो कहता है ये माजी के अंदर होता भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। लेकिन वो कहता है कि अब ये वाला जो बंदा गया है ये तो खुद नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाला था, तो थोड़ा वेट भी कर लेता, लेकिन इतना यानी कि वो प्रेशर था कि उसने रिजाइन देना ही मुनासिब समझा। ठीक हो गया। तो इस तरह की ये बात बताता है जिसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में क्या है। पेपर पर्सपेक्टिव में सीधी सी बात है, आपकी जुडिशरी के अंदर लाइक माइंडेड ग्रुप की बात करता है, और इसका पॉलिटिक्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, इसका इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा? सीधी सी बात है जी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी जो है बेसिकली गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, कि कोई भी बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है तो जुडिशरी उसको खींचती है, वो कोई भी हो। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कहाँ हो रही है? पॉलिटिक्स के अंदर। 90 डेज का क्या है, और 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं, इलेक्शन नहीं अभी तक हुए। एक चीज ये, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है नहीं बनानी, ठीक है, लेकिन ये बना रहे हैं, तो उसको किसने रोकना है? जुडिशरी ने। तो जब जुडिशरी ने इनको रोकने की कोशिश की, तो जुडिशरी के वो वाले बंदे जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनको ही उन्होंने घर भेज दिया। लाइक माइंडेड ग्रुप का प्रेशर इतना ज्यादा है। ठीक है। अब ये इकोनॉमी को कैसे डिस्टर्ब करेगा? इकोनॉमी को ऐसे डिस्टर्ब करेगा, आगे आगे इकोनॉमी का मैंने जो एडिटोरियल डिस्कस करना है वहां से आपको ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा कि इलेक्शंस के बाद, जो आपके इलेक्शंस होने हैं उसके बाद क्या होगा। इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसकी आईएमएफ के साथ डील होनी है बहुत बड़ी सी, तो फिर आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी है। लेकिन अगर आपकी जो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट आती है वो भी इस तरह से आती है, रिगिंग करके, धांधली करके आती है, तो फिर आईएमएफ के साथ आपकी डील जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं जो धांधली करके आते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। ये मैं आगे ओपिनियन में डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से जो है जुडिशरी का वीक होना आपकी पॉलिटिक्स पर भी अफेक्ट करता है और आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी। ब्रीचिंग स्पेस इकोनॉमी को डिस्कस करेगा, कहता क्या है? ये कहता है आपके पूरे एडिटोरियल के अंदर, कहता है इकोनॉमी पाकिस्तान की है, आईएमएफ ने सेकेंड ट्रांच 700 मिलियन रुपीस की अप्रूव कर दी है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके साथ साथ, पॉजिटिव होने के साथ साथ, आईएमएफ ने एक वार्निंग भी जारी कर दी है। कि वार्निंग क्या है? कि जनाब अली आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वार्निंग्स हैं जो उसने दी हैं कि अभी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, वक्ती तौर पर पॉजिटिव साइन है। आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे तो लॉन्ग टर्म आईएमएफ की आपको पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप जो कमिटमेंट की हैं, जो फैसले किए हैं उन पर पूरा उतरें। अगर आप उनसे पीछे फिरेंगे, जो हमारे साथ आप लोगों ने वादे किए हैं, तो फिर क्या है, आपको लॉन्ग टर्म पैकेज मिलने में मुश्किल होगी, जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा। तो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। तो जी क्या कहता है अपने एडिटोरियल को जब वो शुरू करता है, तो कहता है कि अप्रूवल ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू अंडर $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट बाय द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। पूरा जो वादा था वो ये था कि $3 बिलियन आपको देंगे, लेकिन किस्तों में देंगे, और दूसरी किस्त जो है $7 बिलियन की उन्होंने अप्रूव कर दी है। अब इस पैसे से आने से पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? ज़ाहिर है पैसा आता है जब भी किसी के पास बेशक कोई इंसान हो या अदारा हो, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद कोई फायदा ही लिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या है, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा तो ज़ाहिर है इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ही मिलेगा। अब फायदा कहाँ कहाँ मिलेगा? समवट फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं आपके उनको बेहतरी मिलेगी, ज़ाहिर है पैसे डॉलर्स आ जाएंगे, डॉलर बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है आपकी ख़राब है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशंस फॉरेन क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल डेब्ट पेमेंट का जो प्रेशर है, जो आपने किस्तें देनी है उस वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वक्ती तौर पर ये पाकिस्तान को फायदे मिल जाएंगे। आगे वो क्या कहता है, द फंड हैज एडजस्टेड डाउनवर्ड्स इट्स जीडीपी ग्रोथ, यानी कि ये जो फंड है जो अब आपको तो दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो आईएमएफ है उसने और क्या क्या बताया है, उसने ये प्रोजेक्शन दी है
फॉर द प्रेजेंट फिजिकल ईयर द प्रीवियस टू, यानी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या है, डाउनवर्ड है। साथ में आपको और चीजें भी बता दी हैं, वो तो फायदा हो गया ना। साथ में अब आपको कुछ वो जो उन्होंने पूरी की पूरी एक एनालिसिस किया हुआ है उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउनवर्ड गया है 2.5 से 2% पर। एक चीज तो ये होगी। इन्फ्लेशन कहता है कि विल रिमेन एलिवेटेड, ठीक है, डिस्पाइट ड्रॉपिंग टू 24%। कहता है कि बेशक आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 24% तक डिग्री है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट फिजिकल रीडिंग। अब पहले जो थी 29% से ज्यादा थी पिछले साल, और अब जो है 24% तक गिरी है नीचे, परसेंटेज के हिसाब से गिरी है, लेकिन वैसे इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही, वो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। द करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो ये क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है 1.8% से 1.6% ऑफ द जीडीपी ड्यू टू रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स में कमी आ गई तो ये भी जो है डाउनवर्ड गया है। अब इंपोर्ट्स में सॉरी, रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, आपने इंपोर्ट्स जो है वो कम कर दी है, ठीक है, रिवाइज फ्रॉम 1.8% टू 1.6 जीडीपी ऑफ द ड्यू रिडक्शन इन इंपोर्ट्स। तो इसमें ये कहना चाहता है कि जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिवाइज हुआ है 1.8% से लेकर 1.6% तक जीडीपी के। इसके साथ साथ और क्या कहता है, ग्रॉस फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो 9.1 बिलियन तक चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ फॉरेन ईयर, यानी कि टोटल जो आपके पास रिजर्व्स होंगे, पाकिस्तान के पास जो टोटल पैसा डॉलर्स में होगा वो 9.1 बिलियन डॉलर तक होगा। अब ये वाली जो चीजें होती हैं ना, ये चेंज होती रहती हैं, तो इसको पेपर पर्सपेक्टिव में जैसे ये एक आप टर्म याद यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें हैं वेरिएबल हैं, चेंज होती रहती हैं, हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद नए फैक्ट्स एंड फिगर्स आते रहते हैं। तो इनको ज्यादा आपको वो सर खपाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुन लिया करें, हाँ इतना हो गया, इतना हो गया। और जब फाइनली आप किसी एग्जाम में या इंटरव्यू में जाते हैं तो जो लेटेस्ट फिगर्स होते हैं वो आपने देख लेने होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे वो क्या कहता है कि आईएम बोर्ड जो है उसने रीअफर्म किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्टेबलाइज इन पाकिस्तान। अब देखें, अब आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टेबलाइज हो गई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, जनरली इंप्रूव हुई है, बेहतर हुई है, लेकिन साथ साथ बेहतर हुई है कि साथ साथ वार्न भी कर दिया कि अभी चैलेंजेस भी हैं, ठीक है ना। और ये चैलेंजेस जो हैं, एंड द कंटिन्यू टाइमली कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम पॉलिसीज रिमेन क्रिटिकल विद नो रूम फॉर स्लिप। यानी कि अभी चैलेंजेस हैं आपके, आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई है लेकिन अभी चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस जो हैं वो कंटिन्यू ही रहेंगे। और अगर आपने उसको कम करना है तो आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, जो आपने हमारे से प्रोग्राम लिया है, आईएमएफ से प्रोग्राम लिया है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। और साथ साथ हमको रिमाइंड भी करवाया कि आप लोग अपने प्रोमिस के ऊपर कायम रहें। अब ये बात बड़ी प्यारी उन्होंने लिखी है, इसको मैं भी एलाबोरेट करता हूँ कि ये क्यों उन्होंने लिखी है। क्या जो आपने हमारे से वादे किए हैं इनके ऊपर आप लोगों ने कायम रहना है, कि ये पॉलिसी है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये क्या है, वी हैव मेड विद द लैंडर टू सिक्योर इट फंड, जो आपने लैंडर से जिससे पैसे लिए हैं, फंड लेने से पहले जो प्रॉमिस किए हैं उनको आपने क्या करना है, उसको अपने कीप रखना है, उनके ऊपर कायम रहना है। सेम पाकिस्तान नीड टू, पहले क्या है, स्ट्रिक्टली अडहेयर टू फिस्कल टारगेट्स, ठीक है ना। पाकिस्तान को अब जरूरत क्या क्या है, फिस्कल टारगेट्स के ऊपर प्रोटेक्टिंग सोशल स्पेंडिंग, जो सोशल स्पेंडिंग है उनको प्रोटेक्ट करे, इंश्योर मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट टू अब्सॉर्ब एक्सटर्नल शॉक। ये आप लोग ना ऐसे ही याद कर लेना है ये वाली, कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सचेंज रेट है ना, इसको क्या किया जाए, मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए, ओपनली होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। एंड मेक प्रोग्रेस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ टू नेविगेट थ्रू ऑनगोइंग क्राइसिस एंड फोस्टर स्टेबिलिटी। तो ये टर्म्स मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को लिखने की, ताकि ये वर्डिंग जो है आपकी ऐसे के अंदर आप ये वर्ड्स आस्ता आस्ता यूज करना शुरू कर दें। तो इसके अंदर जो बेहतर जो सारी की सारी बात करने वाली है ना वो ये है कि वो कह रहा है कि आपने जो वादे किए हैं ना उन वादों से आपने फिरना नहीं है। अब वो ये क्यों कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों ना एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान को, कि अगर आपने वादों से फिरा, जो आपने प्रॉमिस किए हैं, तो आपकी इकोनॉमी फिर खराब हो जाएगी। अब होता क्या, पाकिस्तान क्यों फिरता है मैं बताता हूँ। पाकिस्तान इस तरह फिरता है कि ये आ गई नई गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट आई है कोalition से, रिगिंग करके, धांधली करके आ गई है, अब इतनी स्ट्रांग नहीं है, 4-5 पार्टियों की मिलकर है, ठीक होगी। अब आईएमएफ से पैसे लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया,
और उनके साथ कुछ वादे किए। वादा क्या किया कि हम जो है रियल एस्टेट के ऊपर जो है क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। हम जो है ना सब्सिडी नहीं देंगे जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, ये वादे कर लिए। पावर में आ गए, पैसे भी ले लिए। अब क्या हुआ? अब जैसे पावर में आते हैं ना तो जो आपके टाइकून्स हैं, जो बड़े-बड़े पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फिर आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। वो कहते हैं भाई हमसे हमें सब्सिडी दो, रियल एस्टेट पे टैक्स ना लगाओ। ये कहते हैं यार वो आईएम, मैंने कहा हमें नहीं पता। हमने आपको पार्टी फंड के नाम पे इतना पैसा दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। फिर क्योंकि ये गवर्नमेंट वीक होती है, इसको डर होता है कि मैं खत्म ना हो जाऊं, वो दूसरी पार्टी के साथ ना मिल जाए, जिस तरह आप वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग और ये काम ना हो जाए, जिस तरह इमरान खान के साथ भी हुआ। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस वोट ना हो जाए। तो फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनको तो ना नहीं कर सकते, फिर इधर से जो इनके साथ होती है ना पुलिसिस साइन की होती हैं, उन पुलिसिस को ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उनको क्या करते हैं, अपना वादा तोड़ देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, रियल स्टेट पे टैक्स नहीं लगाते ताकि इन लोगों को फायदा पहुंचे। तो इस चीज को लेकर फिर क्या होता है, फिर जो जितना वो आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने आपको जो एक पूरे का पूरा प्लान दिया होता है ना, वो सारे का सारा तबाह बर्बाद हो जाता है और आप फिर जीरो पर आ जाते हैं। तो ये है असल खराबी की वजह। तो इसलिए वो कह रहा है, रिमाइंड करवा रहा है कि आपने प्रोमिस नहीं तोड़ने जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया, होप आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी। आगे वो कहता है द सक्सेस ऑफ करंट आईएमएफ प्रोग्राम इज आल्सो क्रूशियल, क्योंकि जो करंटली नीड टू नेगोशिएट अ बिगर एंड लॉन्गर फंडिंग। कहता है कि करंट जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट इसको फुलफिल करेगी तो फिर ही जो है अगला जो आपको नई गवर्नमेंट जब इलेक्शंस के बाद आनी है तो उस गवर्नमेंट ने भी फिर ही नए बड़े प्रोग्राम के ऊपर काम कर सकेगी। अगर आपने ये प्रोग्राम जो है इसको फुलफिल ना किया सही तरीके से, तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी फिर आईएमएफ उसके साथ बड़े लेवल के ऊपर बात नहीं करेगी। तो ये इसलिए भी जरूरी है। और ज़रूरी क्यों है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, उसको फिर डोमेस्टिक एक्सटर्नल बैलेंस एंड सिक्योर फाइनेंसिंग फ्रॉम द मल्टीलेटरल बायलेटरल पार्टनर्स आज वेल एज कमर्शियल क्रेडिट, ये सारे काम करने पड़ेंगे। और ये सारे काम करने के लिए यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, आईएमएफ को राजी करना पड़ेगा और आईएमएफ राजी होगी बड़े पैकेज के ऊपर। तो फिर क्या होगा, आपको पैसे मिलेंगे और आईएमएफ तब राजी होगी जब पिछली जो पॉलिसीज हैं, पिछला जो प्रोग्राम है उसको आप फुलफिल करेंगे। तो ये था आपका इस एडिटोरियल के अंदर इकोनॉमी। पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो वो बात उसने की आपकी इकोनॉमी की। इकोनॉमी आपकी टोटली इस वक्त आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, उधार पे चल रही है। और आईएमएफ जो है वो अभी के लिए आपको उसने दे दी छोटी सी किस्त। अब एक आपको जो है इलेक्शंस के बाद जो है एक बड़े प्रोग्राम की जरूरत है। और इलेक्शंस के बाद क्यों जरूरत है, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो आईएमएफ के साथ डील करेगी और कहेगी मुझे बहुत ज्यादा पैसे दो। फिर आईएमएफ जो है उसके साथ डिस्कस करके एक बड़ा पैकेज उसको देगी और फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी डायरेक्शन में चल सकेगी। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। और पेपर पर्सपेक्टिव में भी आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, अब तक इतने एडिटोरियल्स और ओपिनियन डिस्कस किए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, सो जी ये रहा आज का टू डे एडिटोरियल्स का। ओपिनियंस का जो है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक हो गया जी, एंड थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।